हेलो नमस्कार। मैं बेबी हिमरम स्वागत करती हूँ आप सबों को बेबी हिमरम यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में टोटल हम लोग जानते हैं 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सिर्फ एक अध्याय और उस अध्याय के अंदर में कितनी धाराएं आती है उनके बारे में डिस्कशन करूंगी। और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि अध्याय 1। चलिए क्लास शुरू करते हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, इसमें अध्याय 1 के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो अध्याय 1 में 3 धारा आती हैं। और कौन कौन सी? धारा 1, धारा 2 और धारा 3। इन तीनों धाराओं में अलग अलग नियमों को जिक्र किया गया है, अलग अलग बातों को लिखा गया है। जैसे धारा 1 में लिखा हुआ है संक्षिप्त नाम तथा प्रसार, और इसे और भी आगे इसका व्याख्या की गई है, लेकिन पहले हम लोग यहाँ सिर्फ धारा के बारे में क्या क्या लिखी हुई है उन्हें देखेंगे। धारा 1 में संक्षिप्त नाम तथा प्रसार लिखा हुआ है। धारा 2 में लिखा हुआ है निरसन, और धारा 3 में परिभाषाएं। तो हम लोग इन तीनों धाराओं के बारे में आगे पूरा डिस्कशन करेंगे। अब धारा 1 का डिस्कशन करेंगे, संक्षिप्त नाम तथा प्रसार। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 है। इसका प्रसार उत्तरी छोटानागपुर और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में होगा, जिनमें वे क्षेत्र या उन क्षेत्रों के भाग भी शामिल होंगे जिनमें बिहार उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम 1922 के अधीन कोई नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र समिति गठित हो अथवा जो किसी छावनी के भीतर पड़ते हो। ये सारे जो बातें हैं वो किसमें लिखी हुई है? वो लिखी हुई है अध्याय 1 के धारा 1 में। यहाँ किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस आधार पर हम यहाँ एक क्वेश्चन का प्रारूप आप लोगों से डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ नीचे में एक क्वेश्चन दी रखी है, क करके क्वेश्चन देख लीजिए। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 1 के धारा खाली जगह में अधिनियम का संक्षिप्त नाम छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लिखा हुआ है। यहाँ पूछ रहा है कि खाली जगह की कौन सी खाली जगह धारा में यह लिखा हुआ है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 किस धारा में लिखी हुई है। अभी अभी हम लोग चर्चा किए थे कि अध्याय 1 के धारा 1 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम से संबंधित संक्षिप्त नाम और उसका प्रसार के बारे में जिक्र किया गया है। और उसमें यह हम लोग देखें कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 है। यह किसमें देखें हम लोग? धारा 1 में। तो यहाँ ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि 1 नंबर में दिया हुआ है धारा 3, 2 में दिया है धारा 1, 3 में दिया है धारा 10 और 4 में दिया हुआ है धारा 2। तो अभी अभी जो हम लोग डिस्कस किए थे कि धारा 1 में लिखा हुआ है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 इस अधिनियम का नाम होगा। इसलिए यहाँ सही आंसर क्या होगा? धारा 1 यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट धारा यानी अध्याय 1 का धारा 2 देखेंगे, और इसमें क्या है? निरसन से संबंधित जानकारी लिखी हुई है। यहाँ देखते हैं निरसन। अनुसूची क में निर्दिष्ट अधिनियमों और अधिसूचना को छोटानागपुर प्रमंडल में निरसित किया जाता है। यह किसमें लिखा हुआ है? धारा 2 में लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा है धारा 2 में? अनुसूची ख में निर्दिष्ट अधिनियमों को धनबाद जिले में तथा सिम्बू में पटमदा, इचागढ़ और चांडिल थानाओं में निश्चित किया जाता है। धारा 2 में 2 बातें लिखी हुई है। एक बात ये लिखी हुई है कि अनुसूची क में जो भी अधिनियम या कानून
लिखा हुआ है वो छोटानागपुर प्रमंडल में रद्द समझा जाएगा। छोटानागपुर प्रमंडल में अनुसूची क का कोई भी नियम मान्य नहीं होगा, उसे रद्द यानी निरसन समझा जाएगा। यह कहाँ लिखा हुआ है? अध्याय 1 के धारा 2 में। फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है? अनुसूची ख में निर्दिष्ट अधिनियमों को धनबाद जिले में तथा सिंबू में पटमदा, इचागढ़ और चांडिल थानाओं में निश्चित किया जाता है। यहाँ सिंबू में पटमदा, इचागढ़ और चांडिल थाना, ये 3 थानाओं में ये अनुसूची ख में जो भी नियम लिखा हुआ है उन नियमों को रद्द समझा जाएगा। वहाँ इन नियमों को मान्य नहीं होगा, वहाँ निश्चित किया जाता है। और साथ ही धनबाद जिला में भी अनुसूची ख का जो भी नियम है उसे निश्चित किया जाता है, वहाँ मान्य नहीं होगा। यहाँ किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है? यहाँ क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सिंहभूम जिले में पटमदा, इचागढ़ और चांडिल थानाओं में अनुसूचित ख में जो भी अधिनियम लिखे हुए हैं वो निश्चित समझा जाएगा। यह छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में लिखा हुआ है? तो यहाँ क्या होगा? धारा 2 में। धारा 2 में यह लिखा हुआ है कि अनुसूची ख में जो भी अधिनियम है उस अधिनियम का सिंहभूम में पटमदा, इचागढ़, चांडिल थानाओं में निश्चित यानी रद्द समझा जाएगा, वहां ये नियम लागू नहीं होंगे। करेक्ट। अब हम नेक्स्ट धारा 3 के बारे में देखेंगे। और धारा 3 में क्या कहा गया है? कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों का परिभाषा दी गई है। किस तरह से यह परिभाषा धारा 3 में दी हुई है, इसे हम लोग नीचे देखेंगे। धारा 3 में हम लोग देखें तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए हुए हैं, जैसे भुगत बंध बंधक। और भुगत बंध बंधक ये शब्द को धारा 3 में किस तरह से परिभाषित किया गया है वो यहाँ है, किसी काश्तकार के हित का उसके काश्तकारी से उधार उस पर के सभी ब्याजों के साथ बंधक के कालावधि के दौरान काश्तकारी से होने वाले लाभों से वंचित समझा जाएगा। इसे ही भुगतबद्ध बंधक कहते हैं। यह कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ इसे परिभाषित किया गया है? अध्याय 1 के धारा 3 में। अध्याय 1 के धारा 3 में भुगतबद्ध बंधक को किस रूप में परिभाषित किया गया है? अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए और ऑप्शन में ये रहे कि किसी काश्तकार के हित का उसकी काश्तकारी से उधार उस पर के सभी ब्याजों के साथ बंधक की कालावधि के दौरान काश्तकारी से होने वाले लाभों से वंचित समझा जाएगा, इसे ही भुगतबद्ध बंधक कहते हैं। और यह अध्याय 1 के धारा 3 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट शब्द है और वो शब्द क्या है? जोत। और जोत को धारा 3 में किस तरह से परिभाषित किया गया है ये देखेंगे। रैयत द्वारा धारित एक या अनेक भूखंड। रैयत द्वारा धारित एक या अनेक भूखंड उसे ही जोत कहते हैं। ये कहाँ लिखी हुई है? ये लिखी हुई है अध्याय 1 के धारा 3 में। ओके। नेक्स्ट शब्द फिर क्या लिखा हुआ है? कोड़कर। और कोड़कर का अर्थ यानी परिभाषा किस रूप में धारा 3 में परिभाषित की हुई है देखते हैं। वह भूमि जो स्थानीय रूप से बहवाला, खंडवत, जन शासन या अरियत हो, जिसे धान की खेती के लिए चौरस किया गया हो, जो जंगल, बंजर या अनजुती थी एवं जो भूस्वामी से भिन्न किसी कृषक द्वारा बनाई गई हो, उसे ही कोड़कर भूमि कहते हैं। इस रूप में कहां पर परिभाषित की गई है? धारा 3 में। धारा 3 में कोड़कर को किस तरह से परिभाषित किया गया है? एक बार फिर से आप लोग सुनिए। वह भूमि जो स्थानीय रूप से बहवाला, खंडवत, जन शासन या अरियत हो, जिसे धान की खेती के लिए चौरस किया गया हो, जो जंगल, बंजर या अनजुती थी
एवं जो भूस्वामी से भिन्न किसी कृषक द्वारा बनाई गई हो उसे ही कोरकर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट शब्द देखेंगे और नेक्स्ट शब्द क्या है? भूस्वामी। और भूस्वामी को धारा 3 में किस तरह से परिभाषित किया गया है? वह व्यक्ति जिसके तुरंत अधीन काश्तकार भूमि धारण करता है और इसके अंतर्गत सरकार भी आती है, इसे ही क्या कहते हैं? भूस्वामी। इसे ही भूस्वामी कहते हैं। भूस्वामी को किस तरह से परिभाषित किया गया है? वह व्यक्ति जिसके तुरंत अधीन काश्तकार भूमि धारण करता है और इसके अंतर्गत सरकार भी आती है। यहाँ भूस्वामी का अर्थ है कि वह व्यक्ति जिसके तुरंत अधीन काश्तकार भूमि धारण करता है उसे भूस्वामी कहते हैं और भूस्वामी के अंतर्गत सरकार भी आते हैं। नेक्स्ट शब्द है भूधृति का अर्थ, यानी भूधृति शब्द को धारा 3 में किस तरह से परिभाषित किया गया है? भूधरक का हित, किंतु इसमें मुंडारी खुद कटीदारी काश्तकारी नहीं आती है। यानी कि भूधृति का अर्थ है भूधारक का हित, किंतु इसमें जो मुंडारी खुद कटीदारी हैं वो इसके अंतर्गत भूधृति के अंतर्गत नहीं आएंगे। वो धारा 3 में इसी रूप में परिभाषित की गई है। नेक्स्ट शब्द क्या है? स्थायी भूधृति का अर्थ, और इसे किस रूप में धारा 3 में परिभाषित की हुई है? वह भूधृति जो वंशगत है उसे स्थायी भूधृति कहते हैं। और एक बात सुनिए, वह भूधृति जो वंशगत है उसे स्थायी भूधृति कहते हैं। और यह शब्द कौन सी धारा में परिभाषित की गई है? तो यह शब्द धारा 3 में परिभाषित की गई है। नेक्स्ट हम लोग शब्द देखते हैं स्थावर शर्त। और स्थावर शर्त का अर्थ यानी उसे किस रूप में परिभाषित किया गया है? लगान से भिन्न भूमि के अधिभोग से अनुलग्न सेवाएं, उसे ही स्थावर शर्त कहते हैं। स्थावर शर्त यानी लगान से भिन्न भूमि के अधिभोग से अनुलग्न सेवाएं ही स्थावर शर्त कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है पुनर्ग्राह्य भूधृति का अर्थ। पुनर्ग्राह्य भूधृति किस रूप में परिभाषित किया गया है? वैसा भूधृति जो परिवार के नर वारिस के नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस हो जाए, उसे ही पुनर्ग्राह्य भूधृति कहते हैं। और एक बात सुन लीजिए, पुनर्ग्राह्य भूधृति को धारा 3 में किस तरह से परिभाषित किया गया है? तो वैसा भूधृति जो परिवार के नर वारिस के नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस हो जाए, उसे ही पुनर्ग्राह्य भूधृति कहते हैं। नेक्स्ट शब्द है ग्राम मुखिया का अर्थ। और ग्राम मुखिया का अर्थ यहाँ किस तरह से व्याख्या की गई है? किसी ग्राम या ग्राम समूह का मुखिया, चाहे वह मानकी या प्रधान या मांझी या अन्य नाम से ज्ञात हो, उसे ग्राम मुखिया कहते हैं। और एक बात सुनिए, किसी ग्राम या ग्राम समूह का मुखिया, चाहे वह मानकी या मांझी या अन्य नाम से ज्ञात हो, उसे ग्राम मुखिया कहते हैं। नेक्स्ट शब्द है स्थायी बंदोबस्त का अर्थ। और स्थायी बंदोबस्त की अगर क्वेश्चन में किसी तरह से ये जिक्र किया जाए कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के कौन से अध्याय में और किस धारा में स्थायी बंदोबस्त शब्द को परिभाषित किया गया है, तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्थायी बंदोबस्त को अध्याय 1 के धारा 3 में परिभाषित किया गया है। और किस रूप में परिभाषित किया गया है हम लोग यहाँ देखते हैं। वह 1798 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के संबंध में किया गया स्थायी बंदोबस्त को ही स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 और उनमें उनका पहला जो अध्याय है
और उस अध्याय में जो 3 धाराएं हैं और उन धाराओं में जो जो नियम लिखे हुए हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन किए। दोस्त, आप लोगों को मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से आप लोगों को मेरी और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बेबी हेमरम यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं अध्याय 2 के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाली हूँ। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। धन्यवाद।